हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर, बरवतसेना, बेतिया. This is the second video for the chapter 6 in the science named as Physical and Chemical Changes. इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा और साथ में ये भी जानने के प्रयास किए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह के चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे और किस तरह के फिर चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे. इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा. हमारे आसपास जितनी भी तरह के चेंजेस होते रहते हैं, हमारे आसपास जो बदलाव होते रहते हैं, उन बदलावों में कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, उसको भी पहचानने का हम लोगों ने प्रयास किया. कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास किया. अब उसमें से कुछ विशेष केमिकल चेंजेस हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं और ये सारे चेंजेस हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं. जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव हम लोग जो देखते हैं अपने पूरे लाइफ पीरियड में, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पर रस्ट लगना. जैसे कोई भी अगर लोहे का बना हुआ सामान है और उसको हम लोग बहुत दिन तक उपयोग नहीं करते हैं या रखा रहता है, तो उसके कारण से उस पर जंग लग जाता है. जंग लगने के बहुत सारे कारण होते हैं और जंग लगने के कारण ये जो लोहा है या लोहे से बना सामान है वो धीरे धीरे डिसकलर हो जाता है. इस तरह का बादामी कलर का हो जाता है, रेडिश कलर का, और उसकी ताकत जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि कमज़ोर पड़ने लगता है. रस्टिंग के लिए जो मेन कारण है वो है वाटर और ऑक्सीजन की उपस्थिति. यानी कि जब भी लोहे के आसपास नमी या मॉइस्चर और ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, वो धीरे धीरे लोहे को इसी तरह रस्ट करता रहेगा. द कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द आयरन गेट रस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर रस्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होता है और कहीं कहीं पे धीरे धीरे होता है. जैसे ऐसा कोई जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो और वहाँ का वाटर जो है वो सॉल्टी हो या एसिडिक हो, तो इस केस में रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसकी गति तेज़ हो जाती है. तो ये कंडीशन है रस्टिंग लगने का, लोहे में जंग लगने का. ये सब कारण है. इन सभी कारणों से लोहा जो है कमज़ोर हो जाता है. उस लोहे को रस्ट से बचाने के लिए हम लोग बहुत तरह के कदम उठाते हैं, बहुत तरह के उपाय करते हैं. जैसे नीचे लिखा हुआ है, हाउ टू सेव आयरन फ्रॉम रस्टिंग. जैसे पहला है बाय पेंटिंग, दूसरा बाय ऑयलिंग, तीसरा बाय गैल्वेनाइजेशन, चौथा बाय रेगुलर मेंटेनेंस और पांचवा यूजिंग ऑफ एलॉय और स्टेनलेस स्टील. अगर लोहे में रस्ट लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरह साफ़ करके उस पर हम लोग कलर लगा देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं. पेंट करने से होता ये है कि लोहे और ऑक्सीजन, यानी कि एटमॉस्फेयर में आसपास के एयर में जो ऑक्सीजन और नमी है उससे लोहे का संपर्क टूट जाता है, क्योंकि उसके बीच में पेंट आ जाता है. और चूँकि लोहा ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसके कारण से उस पर रस्ट नहीं लगता है. इसीलिए हमारे घर में जो भी लोहे का सामान होता है उसको हम लोग पेंट कर देते हैं. इसके अलावा एक और प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि लोहे के ऊपर जिंक नाम के एक मेटल का एक हल्का सा पतला सा लेयर चढ़ाना. ये कैसे होता है? जैसे जिंक को उबाल कर गर्म करके जब उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसमें लोहे का सामान को डुबो देते हैं. लोहे का सामान को जिंक में डुबोने के बाद लोहे के ऊपर जिंक का एक हल्का पतला सा परत जम जाता है. जिस तरह पेंट लगता है उसी तरह से जिंक का भी एक लेयर उस पर चढ़ जाता है, जिससे लोहा कुछ इस तरह दिखने में लगता है.
अब इससे क्या होता है कि चूँकि लोहे और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और वाटर है उसके बीच में जिंक का एक लेयर हो जाता है, तो इस लेयर के कारण लोहे पर जंग नहीं लगता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन और वाटर का जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है। तो इस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग लोहे को रस्टिंग से बचा सकते हैं, और ये देखने में भी थोड़ा सुंदर लगता है पेंटिंग के मुकाबले। उसके बाद आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। वैसे मैग्नीशियम रिबन आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस तरह का होता है। अगर उसको आग में जलाया जाए तो इस तरह धुआं निकलता है, और वो पाउडर के रूप में नीचे गिरने लगता है। जैसे हम लोग किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसका जो ऐश बनता है, उसकी जो राख बनता है, उसी तरह से मैग्नीशियम को जलाने से भी उसका राख बनता है। जैसे अगर मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उससे जो राख बनता है उसको हम लोग किसी बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन के जलने का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का जलना का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में स्थित जो भी सब्सटेंस है, कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है। उसी तरह अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने का मतलब हुआ उस चीज़ का ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कराना। अब क्या करते हैं कि रिबन को जलाने से जो उसका ऐश बचता है, जो उसका पाउडर बनता है, वो हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनेगा, जो कि राख के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। अगर उस कंपाउंड को पानी में मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पे फिर से दोबारा एक दूसरा केमिकल रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम के एक दूसरे कंपाउंड का निर्माण होता है। और आप लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोक्साइड जब भी कहा जाता है तो हमारे दिमाग में आता है किसी बेस का नाम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। यानी कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में मिक्स कर दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस का निर्माण होता है। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नए सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, कैन यू थिंक विच कलर इज़ प्रोड्यूस व्हेन फिनोल्फ्थालीन इज़ एडेड इन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? इसका आंसर बिल्कुल आप लोग को पता होगा, क्योंकि मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था कि अगर बेस के साथ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का उपयोग किया जाए तो किस तरह का कलरेशन होगा। वैसे इसका आंसर आप लोग को खुद से लिखना है, और शायद मैंने इसका आंसर इस वीडियो में बताया है। उसके बाद आते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। उसके साथ आयरन का रिएक्शन कैसा होगा? कॉपर सल्फेट वैसे देखने में ब्लू कलर का होता है, और अगर उस कॉपर सल्फेट में आयरन को मिक्स किया जाए, जैसे लेफ़्ट साइड में फिगर देख रहे हैं कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, जब उसमें आयरन से बना हुआ कोई सामान जैसे नेल या जो कांटी होता है उसको अगर डाल देते हैं और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देते हैं तो वही सॉल्यूशन जो है, जो कि ब्लू कलर का था, वो धीरे धीरे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसमें जब आयरन मिलाते हैं तो वहाँ पे एक नए तरह के कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट के नाम से जानते हैं। और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इस रिएक्शन में आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल के खुद जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। यानी कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो हट जाता है और कॉपर की जगह पे आयरन आ जाता है। तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और इसका केमिकल इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। साथ में
मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर आयरन सल्फेट में कॉपर ऐड किया जाए तो क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज़ एडेड टू द आयरन सल्फेट सोल्यूशन। इसका भी आंसर आप लोग को खोज के लिखना है। जैसे अगर कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है, लेकिन अगर आयरन सल्फेट में कॉपर डालें तो क्या होगा। खुद दिमाग लगाइए और सोच के इसका आंसर यहाँ पे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो पॉइंट्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।